दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज का जो हमारा ये वीडियो होगा ये यूपी टेट गया है। और ये जो प्रश्न है ये सभी 30 प्रश्नों के 5 पार्टों में से लिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा और तो देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। पहला पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, दूसरा पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1997, तीसरा पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1992 और चौथा है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1990। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995। यह जो है ये आपका अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। तो पहला विकल्प जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीकी का भाग नहीं है। पहला व्याख्या करना, दूसरा पुनर्बलन, तीसरा मॉडलिंग, चौथा व्याख्यान देना। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, व्याख्यान देना। क्योंकि व्याख्या करना तथा पुनर्बलन पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीकी का भाग है। तो आपका जो चौथा विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अभिकथन ए, गरीब घर की लड़कियां ज़्यादातर विद्यालय त्याग देती हैं, कारण आर, लड़कियां घर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं। पहला है ए व आर दोनों सत्य है, दूसरा है ए व आर दोनों असत्य है, तीसरा केवल ए सत्य है और चौथा केवल आर सत्य है। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात ए व आर दोनों सत्य है। क्योंकि गरीब घर की लड़कियां ज़्यादातर विद्यालय त्याग देती हैं क्योंकि सामान्यतः या तो घर का काम करती हैं या छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं। तो आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो दोस्तों बहुत सिंपल प्रश्न है। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, तो 12 गुणे 10 बराबर 120 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहला विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, दूसरा भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, तीसरा विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी। क्योंकि मौखिक परीक्षा का उद्देश्य जो है वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, भाषा के धारा प्रवाह व लचीले प्रयोग की जांच करना, विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना होता है। तो इसलिए आपका चारों जो है विकल्प ये सही हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा। पहला व्याख्यान विधि, दूसरा सृजनात्मक क्रियाकलाप, तीसरा समूह वार्तालाप और चौथा प्रयोगशाला विधि। इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, सृजनात्मक क्रियाकलाप। क्योंकि सृजनात्मक क्रियाकलाप कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा। तो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला समाकलन द्वारा, दूसरा मुख्य धारा में डालकर, तीसरा समावेशी शिक्षा द्वारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात समावेशी शिक्षा द्वारा। क्योंकि समावेशी शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है, कहलाता है। पहला रचनात्मक आकलन, दूसरा सत्रांत आकलन, तीसरा बाह्य आकलन और चौथा आंतरिक आकलन। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात रचनात्मक आकलन। क्योंकि आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है वह रचनात्मक आकलन कहलाता है। तो आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। पहला तार्किक चिंतन द्वारा, दूसरा संवेगो एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा, तीसरा टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा और चौथा नैतिक निर्णय द्वारा। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात संवेगो एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा। क्योंकि संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण संवेगो एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा करते हैं। तो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। पहला बाल्यावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा शैशवावस्था और चौथा किशोरावस्था। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात बाल्यावस्था। क्योंकि
विकास की बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। तो आपका जो पहला विकल्प है बाल्यावस्था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था। पहला, टुवर्ड्स ए लर्निंग सोसाइटी, दूसरा लर्निंग द ट्रेजर विद इन, थर्ड टुवर्ड्स ए ह्यूमन एंड एनलाइटेंड सोसाइटी, एंड फोर्थ लर्निंग टू बी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, क्योंकि यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक लर्निंग द ट्रेजर विद इन था। तो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को? पहला सृजनात्मक उपागम, दूसरा व्यवहारवादी उपागम, तीसरा क्रियात्मक उपागम, चौथा संरचनात्मक उपागम। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात सृजनात्मक उपागम, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया का सृजनात्मक उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को। तो आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, अधिगम प्रभावित होता है। पहला सामाजिक अंतःक्रिया से, दूसरा अंतर्वैयक्तिक संबंध से, तीसरा दूसरों से संप्रेषण से, और चौथा ये सभी। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात ये सभी, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया अंतर्वैयक्तिक संबंध तथा दूसरों के संप्रेषण से अधिगम प्रभावित होता है। तो आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? पहला नॉम चॉम्स्की, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा जीन पियाजे, और चौथा ब्रूनर। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात नॉम चॉम्स्की, क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। तो आपका पहला विकल्प नॉम चॉम्स्की बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? पहला गोलाकार बैठक व्यवस्था, दूसरा यू आकार की बैठक व्यवस्था, तीसरा 1 और 2 दोनों, और चौथा पंक्तिवार बैठक व्यवस्था। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 दोनों, क्योंकि गोलाकार तथा यू आकार बैठक व्यवस्था शिक्षक के लिए छात्रों को CWSN पढ़ाने हेतु आदर्श व्यवस्था है। तो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? पहला रोशांक इंक ब्लांट टेस्ट, दूसरा ड्रा अ मैन टेस्ट, तीसरा 16 पर्सोनलिस्ट फैक्टर, एंड चौथा थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, 16 पर्सोनलिटी फैक्टर, क्योंकि 16 पर्सोनलिटी फैक्टर प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, जबकि रोशांक इंक ब्लॉट टेस्ट, ड्रा अ मैन टेस्ट तथा थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट प्रक्षेपण परीक्षण है। तो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, संप्रेषण कौशल में निहित है? पहला बोलना, दूसरा सक्रिय रूप से सुनना, तीसरा शारीरिक भाषा, और चौथा लेखन। तो पहला में आपका पहला और दूसरा, 1 2 3, तीसरा 1 2 4, और चौथा 1 2 3 4। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात 1 2 3 4। 18वां प्रश्न है, मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है? पहला वंशानुक्रम से, दूसरा वातावरण से, और तीसरा 1 और 2 दोनों से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 दोनों से, अर्थात मानव वृद्धि एवं विकास जो प्रभावित होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है? पहला सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा साथी समूह शिक्षण, तीसरा 1 और 2 दोनों, और चौथा व्याख्यान विधि। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक जो है वो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, अभिप्रेरण का परिणाम है? पहला लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, दूसरा अनिर्देशित व्यवहार, तीसरा उत्तेजनापूर्ण व्यवहार, और चौथा समस्या समाधान अभिवृत्ति। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात अभिप्रेरण का परिणाम जो होता है वो आपका लक्ष्य केंद्रित व्यवहार से होता है। तो आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए? पहला लचीली, दूसरा निरंतर, तीसरा भागीदारीपूर्ण, और चौथा ये सभी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात ये सभी, क्योंकि समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली जो होती है वो लचीली भी होती है, निरंतर भी होती है, और भागीदारीपूर्ण भी होता है। तो आपका चौथा विकल्प ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? पहला कूटांकन, दूसरा भंडारण, तीसरा ध्यान देना, चौथा प्रत्यास्मरण। तो इसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो ये क्रम दिया गया है उनमें से आपको जो सबसे सही विकल्प होगा
वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात पहले तीसरा आएगा, उसके बाद पहला आएगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा और लास्ट में चौथा आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पहला विकल्प जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है, वे जब बहुत कठिन कार्य करने का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को छोड़ देते हैं। पहला, वे आसानी से थक जाते हैं। दूसरा, उनमें निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता कम होती है। तीसरा, उनमें उच्च स्तर की चिंता होती है। चौथा, उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। तो आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, पाठ्यचर्या को डैश 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 पक्षों में बांटकर निर्धारित किया जाना चाहिए। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा मनोगत्यात्मक और चौथा ये सभी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात ये सभी, क्योंकि पाठ्यचर्या को संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक इन तीनों पक्षों में बांटकर निर्धारित किया जाना चाहिए। तो आपका ये सभी जो है चौथा विकल्प वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है। पहला शैशवावस्था, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है। तो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है। पहला, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता। दूसरा, सामान्य क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता। तीसरा, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं सामान्य प्रतिबद्धता और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता जो होता है वो आपका निर्भर करता है। तो आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, अपने संवेगों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना। दूसरा, अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना। तीसरा, अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना। और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो विकल्प दिया गया है, इन चारों विकल्पों में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों जो है वो बिल्कुल कथन सत्य हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, मैस्लो का सिद्धांत डैश 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 पर आधारित है। पहला, भावनाओं, दूसरा, इच्छाओं, तीसरा, आवश्यकताओं और चौथा, कार्यों। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात मैस्लो का जो सिद्धांत है वो आवश्यकताओं पर आधारित है। तो तीसरा विकल्प जो है आपका आवश्यकताओं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, किसी अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं। पहला, प्रक्षेपण, दूसरा, दमन, तीसरा, युक्तिकरण और चौथा, अस्वीकरण। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात प्रक्षेपण, क्योंकि अहम की रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण जो दूसरे पर थोपते हैं वो क्या कहलाता है, आपका प्रक्षेपण कहलाता है। तो आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30वां और आखिरी प्रश्न होगा बाल विकास मनोविज्ञान का, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला, अवलोकन, दूसरा, केस स्टडी, तीसरा, साक्षात्कार और चौथा, प्रश्नावली। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात अवलोकन, क्योंकि शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु केस स्टडी की जो विधि है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो आपका पहला विकल्प अवलोकन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका बाल विकास मनोविज्ञान का 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला जो पार्ट है वो हिंदी भाषा का है और इस वीडियो में 31 नंबर पर जो प्रश्न है और हिंदी भाषा का पहला प्रश्न होगा 31 नंबर पर, मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। दूसरा, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा को सौंदर्यपूर्ण बनाना। तीसरा, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। चौथा, मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। तो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। पहला, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। दूसरा, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। चौथा, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है
वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अर्थात सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो आपका जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 33 नंबर से लेकर 37 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे वो आपके इस कविता से पूछे जाएंगे और इस कविता को पढ़ने के बाद से उसका उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सीज मिनजुग जनु विधु मंडल डोल। 33 नंबर पर जो प्रश्न है, लोचन लोल का तात्पर्य है पहला लाल नेत्र, दूसरा बंद नेत्र, तीसरा चंचल नेत्र और चौथा गोल नेत्र। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा चंचल नेत्र, क्योंकि लोचन लोल का तात्पर्य जो है वो आपका चंचल नेत्र से है। तो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? पहला रूपक, दूसरा उपमा, तीसरा अनुप्रास और चौथा उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो आपका अनुप्रास अलंकार है। 35वां प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त है? पहला दोहा, दूसरा चौपाई, तीसरा सोरठा और चौथा सवैया। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात जो पंक्तियां दी गई थी उन पंक्तियों में आपका जो छंद है वो आपका दोहा छंद है। तो आपका पहला विकल्प बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, दी गई पंक्तियां किस भाषा में लिखी गई हैं? पहला खड़ी बोली, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा अवधी और चौथा मगधी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात जो पंक्तियां दी गई हैं वो किस में लिखी गई हैं? ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त मनसीज शब्द का पर्याय निम्न विकल्पों में से नहीं है? पहला मनोज, दूसरा मदन, तीसरा कंदर्प, चौथा कृष्ण। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात कृष्ण। तो दी गई पंक्तियों में जो प्रयुक्त मनसीज शब्द का पर्याय है वो आपका कृष्ण जो है वो नहीं है। 38वां प्रश्न है, व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? पहला ब प्लस व, दूसरा वी धन अ, तीसरा ई धन अ और चौथा ई धन अ। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात ई धन अ। तो ई और अ का जो है व्यर्थ शब्द में संधि हुई है। तो आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है? पहला तुरंग, दूसरा मृगेंद्र, तीसरा मृगराज और चौथा व्याघ्र। तो दोस्तों इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात तुरंग। अर्थात जो शब्द दिए गए हैं इनमें जो भिन्न अर्थ वाला शब्द है वो आपका तुरंग है। 40वां प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण है? पहला क ख ग घ, दूसरा य र ल व, तीसरा श श श ह, चौथा अंग इया ड़ न। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात य र ल व जो है ये अंतस्थ व्यंजन होता है या अंतस्थ वर्ण होता है। 41 नंबर पर जो प्रश्न है, अनन्वयाश्रित का अर्थ है? पहला किसी पर आश्रित होना, दूसरा किसी पर आश्रित न होना, तीसरा एक दूसरे पर आश्रित होना और चौथा किसी को आश्रित बना देना। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित होना। 42वां प्रश्न है, उदंत मार्तंड क्या है? पहला समाचार पत्र, दूसरा नाटक संग्रह, तीसरा महाकाव्य और चौथा निबंध संग्रह। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात उदंत मार्तंड जो है वो एक समाचार पत्र है। 43 नंबर पर जो प्रश्न है, गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह जो कथन है यह आपका रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। तो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 44वें नंबर पर जो प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? पहला बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, दूसरा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तीसरा उसके प्रयोगों का समर्थन करना और चौथा भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यह जो तरीका है वह बिल्कुल गलत है। 45वां प्रश्न है, भाषा का आरंभ किससे होता है? पहला शब्द, दूसरा ध्वनि, तीसरा अर्थ और चौथा स्वरूप। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात ध्वनि। अर्थात भाषा का जो आरंभ होता है वो सबसे पहले ध्वनि से होता है। तो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
46वां नंबर जो प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। पहला सभी विषयों का मूल्यांकन, दूसरा शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, तीसरा शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और चौथा शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन जो होता है उसी को कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश 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 को दर्शाता है। पहला वैयक्तिक विभिन्नता, दूसरा अंतः संबंध, तीसरा निरंतरता और चौथा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात वैयक्तिक भिन्नता। 48वां प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति परखने के लिए आप निम्न में से किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। पहला, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। दूसरा, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तीसरा, सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। और चौथा, कमल तथा सूर्य के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह जो है आपका हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति परखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 49वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। दूसरा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। तीसरा, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। चौथा, परीक्षा का आयोजन करना। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। दोस्तों आगे के जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न संख्या 50 से लेकर 53 तक के जो प्रश्न होंगे वो आपके इस गद्यांश से होंगे। तो हम लोग पहले गद्यांश को प्रॉपर पढ़ लेते हैं, उसके बाद से फिर इसमें से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आसानी से उत्तर दे देंगे। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने व्यक्तित्व के अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो दोस्तों हम लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया है और गद्यांश के बाद जो पहला प्रश्न है और टोटल इस वीडियो में 50 नंबर पर जो प्रश्न है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि पहला वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, दूसरा उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है, तीसरा मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, चौथा वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। यह जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर पर जो प्रश्न है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि पहला, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, दूसरा, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, तीसरा, भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है, चौथा, जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है, इसीलिए आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, मानव विकास के एकांगीपन के लिए उत्तरदायी है। पहला, विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, दूसरा, नैतिक और आत्मिक मूल्यों का समवेत विकास नहीं हो रहा है, तीसरा, मनुष्य ने साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर दिया है और चौथा, भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात मनुष्य ने साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर दिया है। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ बन सकता है क्योंकि पहला, मानव आज अपने अस्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है, दूसरा, नैतिक और आत्मिक मूल्यों का साथ साथ विकास नहीं हो रहा है, तीसरा, आज मानव प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है और चौथा, विकास के सूत्र विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात नैतिक और आत्मिक मूल्यों का साथ साथ विकास नहीं हो रहा है। तो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
54 नंबर पर जो प्रश्न है, नेपथ्य का अर्थ है। पहला, रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों का स्थान। दूसरा, कलाकारों का मेकअप रूम। तीसरा, वाद्य यंत्रों को रखने का स्थान। चौथा, रंगमंच के पीछे का स्थान। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात रंगमंच के पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। 55 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। पहला, राम ने रावण को तीर से मारा। दूसरा, मोहन से अब सहा नहीं जाता। तीसरा, हिमालय से गंगा निकलती है। और चौथा, चाकू से फल काटो। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका। इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात हिमालय से गंगा निकलती है। अर्थात जहां भी कोई चीज किसी चीज से अलग होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। 56 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। पहला, सुयोग। दूसरा, सुरेश। तीसरा, विदेश। चौथा, अत्यधिक। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात जो उपसर्ग रहित शब्द है वो आपका सुरेश है। तो आपका दूसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है। पहला, अतएव। दूसरा, रजनीश। तीसरा, तपोगुण। चौथा, सदाचार। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात जो स्वर संधि है वो किसमें है, रजनीश में है। 58 नंबर पर जो प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। पहला, आर्य समाज। दूसरा, नागरिक प्रचारणी सभा। तीसरा, हिंदी साहित्य सम्मेलन। तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात नागरिक प्रचारणी सभा जो है वो हिंदी के प्रचार प्रसार की सबसे पुरानी और प्राचीन संस्था मानी जाती है। 59 नंबर पर जो प्रश्न है वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। पहला, देव। दूसरा, नक्षत्र। तीसरा, छात्र। और चौथा, प्राण। तो आपका इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात प्राण जो एक शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 60वां और हिंदी भाषा का आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में, निम्नांकित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला, सर्वोत्तम। दूसरा, सांसारिक। और तीसरा, दीर्घायु। चौथा, ज्योत्सना। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात ज्योत्सना जो है वो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो दोस्तों इस प्रकार से हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। तो दोस्तों अगला जो हमारा पार्ट है और अगला जो भाग है वो आपका अंग्रेजी भाषा का है। और अंग्रेजी भाषा में आपका जो पहला प्रश्न है उसमें ये कहा जा रहा है डायरेक्शन में कि क्वेश्चन नंबर 61 to 66, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पहले हम लोग इस पोएम को पढ़ लेते हैं और इस पोएम को पढ़ने के बाद से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर हम लोग आसानी से इसी पोएम में से दे देंगे। पोएम है आपका, It takes much time to kill a tree, not a simple job of the leaf. Will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon it, cuts absorbing years of sunlight, air, water, and out of it, leprous hide, sprouting leaves. So hack and chop, but this alone would not to do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twig, miniature bulb, which if unchecked will expand again to former size. No, the root is to be pulled out. तो दोस्तों इस पोएम के बाद से आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है अंग्रेजी भाषा का, किलिंग ए ट्री। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन बताया जा रहा है, फर्स्ट है इज वेरी इजी, सेकंड है इज नॉट एज इजी एज वन थिंग्स, थर्ड है रिक्वायर नीफ एंड फोर्थ है इज ए क्राइम। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका इस पोएम के हिसाब से दूसरा विकल्प जो है आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात किलिंग ए ट्री इज नॉट एज इजी एज वन थिंग्स। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर पर जो प्रश्न है, इफ द ट्री इज हैक्ड इट विल डैश 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 इट सेल्फ सून। फर्स्ट है हील, सेकंड कील, थर्ड पुल, फोर्थ ग्रीन। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा हील, बिकॉज इफ द ट्री इज हैक्ड इट विल हील इट सेल्फ सून। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर पर जो क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन टू किल ए ट्री सजेस्टेड। फर्स्ट, द ट्री मस्ट बी पुल्ड आउट, सेकंड, इट इज हीनियस टू अपरूट ए लीव ट्री, थर्ड, किलिंग ए ट्री इज इजी, फोर्थ, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थात नन ऑफ द एबव। द एक्सप्रेशन टू किल ए ट्री सजेस्टेड, नन ऑफ द एबव। 64 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ब्लीडिंग बार्क सजेस्ट। फर्स्ट, द ट्री ऑल्सो ब्लीड, सेकेंड, द ट्री गेट्स हर्ट टू, थर्ड, ब्लड विल कम आउट ऑफ इट्स बार्क, फोर्थ, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज द एक्सप्रेशन ब्लीडिंग बार्क सजेस्ट द ट्री ऑल्सो ब्लीड्स।
तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर पे जो क्वेश्चन है, जॉब इन द पोएम इज यूज्ड एज ए नाउन, सेकंड ए वर्ब, थर्ड ए जार्गन, फोर्थ एन एडजेक्टिव। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जॉब इन द पोएम इज यूज एज एन एडजेक्टिव। 66 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ए ट्री कांट लिव विदाउट फर्स्ट सनलाइट मिनरल्स एयर्स, सेकंड एयर वाटर मिनरल्स, थर्ड सनलाइट एयर वाटर एंड फोर्थ सनलाइट वाटर मिनरल्स। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सनलाइट एयर एंड वाटर, बिकॉज ए ट्री कांट लिव विदाउट सनलाइट एयर एंड वाटर। 67 नंबर पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड, फर्स्ट कंटेक्सचुअलाइज, सेकंड एग्जांपल्स ऑफ यूजेज इन सेंटेंस, थर्ड डिक्शनरी मीनिंग, फोर्थ नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ यूजेज इन द सेंटेंस। 68 नंबर पे जो क्वेश्चन है, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, फर्स्ट लर्निंग, सेकंड फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड एक्विजन, फोर्थ इरुडिक्शन। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट लैंग्वेज, बिकॉज व्हेन लैंग्वेज इज लर्न विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज। सो आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर पर जो क्वेश्चन है, यूज स्ट्रेस एंड रिदमिक पैटर्न्स एंड इनोटेशन पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज एंड यूज वोकैबुलरी एप्रोप्रिएटली आर द माइक्रो स्किल इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट स्पीकिंग, सेकंड राइटिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ लिसनिंग। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज स्पीकिंग। 70 नंबर पे जो क्वेश्चन है, स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प द लर्नर डैश 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 फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट, फर्स्ट ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन, सेकंड इनरीच द वोकैबुलरी, थर्ड डेवलप कॉम्पिटिशन इन द लिंग्विस्टिक टर्म्स, फोर्थ नोन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज स्कैनिंग इज रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प द लर्नर टू ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर पे जो क्वेश्चन है, चॉम्स्की मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्स्ट वर्ड्स एंड फ्रेज, सेकंड ग्रामर एंड सेमेंटिक्स, थर्ड सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स एंड फोर्थ सिंटैक्स एंड ग्रामर। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज चॉम्स्की मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट लर्निंग ऑफ ए सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट इट इज अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड नो फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, सेकेंड इट इज conscious process and no formal classroom training is required, third it is an unconscious process and formal classroom training is required, fourth it is conscious process and formal classroom training is required। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इट इज कॉन्शियस प्रोसेस एंड फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। सो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर पे जो क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव एंड अकॉर्डेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस, फर्स्ट as soon as I entered the room the clock struck 10, second as soon as I entered the room the clock has struck 10, third as soon as I entered the room the clock strike 10, फोर्थ as soon as I entered the room the clock will strike 10। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज as soon as I entered the room the clock struck 10 इज द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे के जो क्वेश्चन है 74 से लेकर 77 तक के, वो आपके 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी डी आर गिवन अंडर ईच सेंटेंस, यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल। तो दोस्तों इसमें ये करना है कि आपको फिल इन दी ब्लैंक करना है, यानी कि खाली स्थान को भरना है, और इस प्रकार भरना है कि ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाए और उसका एक निश्चित अर्थ निकल जाए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज डैश डैश डैश, फर्स्ट स्टेशनरी, सेकंड स्टेशनरी, थर्ड स्टेशनरी एंड फोर्थ स्टेशनरी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टेशनरी। द सन इज स्टेशनरी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर पे जो क्वेश्चन है, आई डू नॉट एग्री डैश 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 यू, फर्स्ट बाई, सेकंड विथ, थर्ड एट, फोर्थ टू। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई डू नॉट एग्री विद यू। 76 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द ट्रेन डैश 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 बिफोर आई रीच द स्टेशन, फर्स्ट हैड स्टार्टेड,
सेकंड हैज स्टार्टेड, थर्ड स्टार्टेड एंड फोर्थ स्टार्ट। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये टेंस का है, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। 77 नंबर पे जो क्वेश्चन है, थ्रू द लीडर इज फुलिश एंड डिसऑनेस्ट डैश 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 पीपुल वोट फॉर हिम। फर्स्ट स्टिल, सेकंड बट, थर्ड हाउएवर एंड फोर्थ येट। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, येट, बिकॉज थ्रू द लीडर इज फुलिश एंड डिसऑनेस्ट येट पीपुल वोट फॉर हिम। फ्रेंड्स आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 से लेके 85 तक वो आपके इस पैसेज से होंगे। तो हम लोग पैसेज को पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आसानी से आंसर दे देंगे। पैसेज है आपका, द मॉडर्न यूथ आर मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग दैन द प्रीवियस जनरेशन। दे हैव मोर फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड दे डू यूटिलाइज देम, but they lack proper direction. In the absence of proper guidance, young boys and girls go on increasing their academic qualifications. Some of them secure high percentage of mark, whereas most of them get average or below average marks. Since the number of aspirants for a job is much higher than the number of vacancy, most of the young boy and girl do not get any employment. This causes the problem of the educated unemployment and depression among the youth. The problem of the educated unemployed can solve partly through proper guidance and counseling and partly through grooming. Young students often disagree the advice of their parents and go on imitating their peers. This sets in the chain of the blind leading blind. Uneducated or semi-educated parents think of academic qualification as achievement. Young students must seek the advice of the school counselor and select a course of study that suit their aptitude. Instead of in pursuit of academic excellence, they must go in for proficiency in technical field of information technology, computers, biotechnology, biochemistry and consumer services. In this way, their youthful energy will get directed in the proper channel and they may get fruitful employment or become competent enough to launch their own project and give employment to others. तो दोस्तों बहुत ही अच्छा पैसेज था, जैसा कि हम लोग पढ़ लिए हैं और समझ भी लिए हैं। तो अब पैसेज को पढ़ने के बाद से जो पहला क्वेश्चन है इस पैसेज से, और टोटल 78 नंबर पे जो क्वेश्चन है इंग्लिश भाषा का, व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ टुडेज जनरेशन। फर्स्ट, दे आर मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। सेकंड, दे आर मोर इनटू फैशन एंड टाइम पास। थर्ड, दे हैव द पावर टू वर्क लेस एंड गेट मोर। फोर्थ, द यूथ नाउ नोज व्हाट ही हैज़ टू डू। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये पैसेज में भी दिया हुआ था, दे आर मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। 79 नंबर पे जो क्वेश्चन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज सीन एज एन अचीवमेंट विच एड्स टू द प्रॉब्लम ड्यू टू फर्स्ट अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड पेरेंट्स, सेकंड इंक्रीज इन द अर्ज ऑफ गेटिंग हायर रेम्यूनरेशन, थर्ड लैक ऑफ फोकस एंड अटेंशन, फोर्थ डिसइल्यूशनमेंट एंड डिप्रेशन। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड पेरेंट्स। 80 नंबर पे जो क्वेश्चन है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, इनडिसिप्लिन, एरोगेंस, डिसइल्यूशनमेंट एंड डिप्रेशन आर ऑल द रिजल्ट। फर्स्ट, ग्रोइंग मॉडर्नाइजेशन, सेकंड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड, एस्पायरेशंस नॉट मेकिंग गोल, फोर्थ, लैक ऑफ ग्रूमिंग एंड काउंसलिंग। तो दोस्तों इनमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये पैसेज में दिया हुआ है। 81 नंबर पे जो क्वेश्चन है, बट व्हाट आर दे लैकिंग बिहाइंड फ्रॉम इज। फर्स्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सेकंड, लैक ऑफ डायरेक्शन एंड गाइडेंस, थर्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ बेटर फैकल्टी, फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लैक ऑफ डायरेक्शन एंड गाइडेंस। ये भी आपका पैसेज में दिया हुआ है। 82 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व्ड बाय फर्स्ट, प्रोवाइडिंग देम हायर अपॉर्चुनिटी, सेकंड, इंक्रीजिंग द रेशियो बिटवीन वैकेंसी एंड एस्पायरेंट, थर्ड, गाइडेंस, काउंसलिंग एंड ग्रूमिंग, फोर्थ, सेंडिंग देम फॉर हायर स्टडीज। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये पैसेज में दिया भी हुआ है। आपका जो इनमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गाइडेंस, काउंसलिंग एंड ग्रूमिंग। 83 नंबर पे जो क्वेश्चन है, टू गेट फ्रूटफुल employment, first, do more of hard work, second, listen, do what parents say, third, go through counseling sessions, fourth,
चैनलाइज देयर एनर्जी इन प्रॉपर डायरेक्शन। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चैनलाइज देयर एनर्जी इन प्रॉपर डायरेक्शन। 84 नंबर पे जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट शुड नॉट फॉलो एंड इमिटेट देयर काउंटर पार्ट, फाइंड ए फ्रेज रिलेटेड टू दिस मीनिंग। फर्स्ट, इमिटेटिंग देयर पीयर्स, सेकंड, चेन ऑफ द ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड, थर्ड, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, फोर्थ, चेक पायरेसी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेन ऑफ द ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड। 85 नंबर पे जो क्वेश्चन है, मैनी यंग बॉयज एंड गर्ल डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट, बिकॉज दे आर नॉट थ्रू विद देयर सब्जेक्ट, सेकेंड, लैक ऑफ गाइडेंस एंड नॉलेज, थर्ड, नंबर ऑफ एस्पायरेंट आउट नंबर द वैकेंसी, फोर्थ, रिसीशंस। दोस्तों इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स आउट नंबर द वैकेंसी। 86 नंबर पे जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द आइटियलाइज्ड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। लेट योर टीथ बी शो टू मी बाई यू। फर्स्ट, डू शो मी योर टीथ, सेकेंड, शो मी योर टीथ, थर्ड, लेट यू शो मी योर टीथ, फोर्थ, यू शुड शो योर टीथ टू मी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शो मी योर टीथ। 87 नंबर पे जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द आइटियलाइज्ड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। व्हाट शुड आई डू विथ इट, मदर रवि सेड। फर्स्ट, रवि आस्क्ड हिज मदर इफ व्हाट ही शुड डू विथ इट, सेकेंड, रवि टोल्ड हिज मदर व्हाट ही शुड डू विथ इट, थर्ड, रवि आस्क्ड हिज मदर व्हाट शुड ही डू विथ इट, फोर्थ, रवि आस्क्ड हिज मदर व्हाट ही शुड डू विथ इट। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रवि आस्क्ड हिज मदर व्हाट ही शुड डू विथ इट। 88 नंबर पे जो क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव फॉर द आइटियलाइज्ड सेंटेंस। आई डिड नॉट थिंक इट वुड बी सो डिफिकल्ट। फर्स्ट, इट वॉज मोर डिफिकल्ट देन आई थॉट, सेकेंड, इट वॉज सो डिफिकल्ट देन आई थॉट, थर्ड, इट वॉज नॉट एज डिफिकल्ट एज आई थॉट, फोर्थ, इट वॉज मोस्ट डिफिकल्ट देन आई थॉट। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इट वॉज मोर डिफिकल्ट देन आई थॉट। 89 नंबर पे जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम आइटियलाइज्ड इन द सेंटेंस। द न्यू सेक्रेटरी मेड हिज मैडन स्पीच। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग स्पीच, सेकेंड, फर्स्ट स्पीच, थर्ड, फाइनल स्पीच एंड फोर्थ, परफेक्ट स्पीच। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्पीच। दोस्तों 90 नंबर पे जो आखिरी प्रश्न होगा अंग्रेजी भाषा का, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन। मिस्टर रॉय इज इल डैश डैश डैश, ही हैज़ नॉट कम। फर्स्ट, हैंस, सेकेंड, एंड, थर्ड, देयर फोर, फोर्थ, बिकॉज। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, देयर फोर, बिकॉज मिस्टर रॉय इज इल देयर फोर ही हैज़ नॉट कम। तो दोस्तों इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा का बेहद ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। दोस्तों अगला जो हमारा पार्ट है वो गणित भाषा का है। और दोस्तों मैं गणित में आप सभी को सवाल पूरा हल नहीं करूंगा, बस आपको आंसर बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं सवाल हल करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग होने लगेगा। क्योंकि और जो आप सभी जानते भी हैं कि यूपी टेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं मैथ में खास करके। तो अगर आप थोड़ा सा भी आपको मैथ की प्रैक्टिस आपने किया है तो आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो मैथ में पहला क्वेश्चन है 91 नंबर पे, यदि 4x - 4x - 1 बराबर 24 हो तो 2x का मान क्या होगा। पहला है अंडर रूट 5, दूसरा है 25, थर्ड है 25 अंडर रूट 5 एंड चौथा है 125। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 25 अंडर रूट 5। यही जो होगा हल करने पर आपका आसानी से आ जाएगा। 92 नंबर पे जो क्वेश्चन है, 2/3, 4/9, 5/6, 7/12 का लघुत्तम समापवर्ती है। फर्स्ट 1/18, सेकेंड 1/36, थर्ड 35/9, फोर्थ 140/3। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हल करने पे 140/3। 93 नंबर पे जो क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है तो उन दो संख्याओं में अनुपात क्या होगा। फर्स्ट 2/5, दूसरा 4/5, तीसरा 3/2 और चौथा 5/2। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, 4/5। 94 नंबर पर जो प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और परिमाप का अनुपात 1/3 है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। पहला 2/1, दूसरा 3/2,
तीसरा 1/2 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से जो आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा। हल करने पर आपका 2/1 जो है वो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। 95 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/3 तो MP प्लस NR प्लस OT/MQ प्लस NS प्लस OU के बराबर होगा। पहला P/Q धन R, दूसरा P धन Q/R, तीसरा 2/3, चौथा 1/2। तो दोस्तों इसको हल करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा 2/3। 96 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्न में कौन सी संख्या 5 पर घात 71 धन 5 पर घात 72 धन 5 पर घात 73 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। पहला 150, दूसरा 155, तीसरा 160 और चौथा 30। तो दोस्तों हल करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प आएगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा 155। 97 नंबर पर जो प्रश्न है, कणड़ी में 72 धन कणड़ी में 72 धन कणड़ी में 72 प्लस डैश 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 का मान होगा। पहला 18, दूसरा 12, तीसरा 9, चौथा 8। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा। 8 जो है वो इसका आपका लास्ट में मान आ जाएगा हल करने पर। 98 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में कोण x का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग इस चित्र को देख पा रहे हैं, इस चित्र में किस प्रकार से दिखाया गया है। अब इस चित्र के ऊपर दोस्तों इस चित्र के हिसाब से आपका जो पहला विकल्प है 60 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 70 डिग्री और चौथा 40 डिग्री। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा 70 डिग्री। 99 नंबर पर जो प्रश्न है, एक धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। पहला 10 वर्ष, दूसरा 15 वर्ष, तीसरा 20 वर्ष और चौथा 30 वर्ष। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा। हल करने पर आपका 20 वर्ष जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 100 नंबर पर जो प्रश्न है, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। पहला 30, दूसरा 20, तीसरा 15 और चौथा 10। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा। 10 जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 101 नंबर पर जो क्वेश्चन है, P तथा Q की वार्षिक आय 4/3 का अनुपात है तथा उनके खर्च में 3/2 का अनुपात है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 600 रुपये बचाए तो उनकी आय में अंतर कितना होगा। पहला 450 रुपया, दूसरा 500 रुपया, तीसरा 600 रुपया और चौथा 750 रुपया। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात 600 रुपया है जो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। 102 नंबर पर जो क्वेश्चन है, जब निकुंज से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, वह भिन्न होगी। पहला 2/5, दूसरा 3/5, तीसरा 3/7 और चौथा 4/5। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा 3/5। 103 नंबर पर जो क्वेश्चन है, 100 पर घात 1/2 गुणे 0.001 पर घात 1/3 माइनस 0.0016 पर घात 1/4 गुणे 3 पर घात 0 धन 5/4 पर घात -1 का सरलीकृत मान क्या होगा। पहला 1.6, दूसरा 1.0, तीसरा 0.8 और चौथा 0। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1.6 जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 104 नंबर पर जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। पहला 950 रुपया, दूसरा 1050 रुपया, तीसरा 1150 रुपया और चौथा 1250 रुपया। तो दोस्तों इनमें से जो आपका सबसे सही विकल्प है हल करने पर वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा। 1050 रुपया जो है वो आपका वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 5 नंबर पर जो क्वेश्चन है, यदि 1/A संबंध 1/B संबंध 1/C बराबर 4 संबंध 6 संबंध 10 हो तो A संबंध B संबंध C का मान क्या होगा। पहला 10 संबंध 6 संबंध 7, दूसरा 7 संबंध 6 संबंध 4, तीसरा 11 संबंध 10 संबंध 12 और चौथा 15 संबंध 10 संबंध 6। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा। 15 संबंध 10 संबंध 6 जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 106 नंबर पर जो प्रश्न है, y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा। पहला 3 का xy%, दूसरा xy का 2%, तीसरा x का y% और चौथा y का x%। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा। xy का 2% हल करने पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 107 नंबर पर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान है 4 - 6 - 12 - 10 - 8 - 6
पहला है 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3। तो दोस्तों जो इसमें हल करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प आएगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 108 नंबर पर जो क्वेश्चन है, गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है, यह किसने कहा था? पहला हेगवर्थ, दूसरा लोक्स, तीसरा बेंजामिन पियरे और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, बेंजामिन पियरे ने यह कहा था कि गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है। 109 नंबर पर जो क्वेश्चन है, यदि राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक हो तो श्याम की मासिक आय राम से कम होगी। पहला 37.5%, दूसरा 36.5%, तीसरा 30.5% और चौथा 35.5%। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, 37.5%। दोस्तों 110 नंबर पर जो क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है और XOY पर लंब है, यदि त्रिभुज XOY का क्षेत्रफल 32 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों आप लोग इस चित्र को देख पा रहे हैं। अब इस चित्र के आगे जो प्रश्न है उसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों इस चित्र के हिसाब से विकल्प दिया जा रहा है, पहला 16 पाई, दूसरा 32 पाई, तीसरा 64 पाई और चौथा 256 पाई। तो दोस्तों इनको हल करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, 64 पाई। 111 नंबर पर जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का मान क्या होगा? 1 धन 1/1 धन 1/1 धन बराबर 8/5। पहला 1/3, दूसरा 1/5, तीसरा 1/2 और चौथा 1/4। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, 1/2 जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 112 नंबर पर जो क्वेश्चन है, समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन दर्शाता है। पहला दंड आलेख, दूसरा वृत्त आलेख, तीसरा आयत चित्र और चौथा रेखा आलेख। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, रेखा आलेख। 113 नंबर पर जो क्वेश्चन है, गणितीय कौशलों का विकास निम्नलिखित में किस विधि द्वारा सबसे उपयुक्त है? पहला कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर अधिक से अधिक अभ्यास कराना, तीसरा केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, चौथा केवल एल्गोरिदम का वर्णन कर। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर अधिक से अधिक अभ्यास कराना। 114 नंबर पर जो क्वेश्चन है, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। पहला बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, दूसरा पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, तीसरा बच्चों को रोजगार योग्य बनाना और चौथा बच्चों का गणित से मनोरंजन करना। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। 115 नंबर पर जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता है? पहला योगात्मक तत्सम, दूसरा योग क्रम विनिमय नियम, तीसरा गुणात्मक तत्सम और चौथा ये सभी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, गुणात्मक तत्सम। 116 नंबर पर जो प्रश्न है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है, 77 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? पहला 63 रुपया, दूसरा 69 रुपया 30 पैसा और तीसरा 69 रुपया और चौथा 84 रुपया। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा, अर्थात 116 नंबर के प्रश्न में जो सबसे सही आंसर है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, 63 रुपया आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सवाल लगाने पर। 117 नंबर पर जो क्वेश्चन है, कक्षा 4 में क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय कराने के लिए शिक्षक कहाँ से प्रारंभ कर सकता है? पहला पत्ती, नोटबुक, टेबल आदि वस्तुओं के तलों की तुलना द्वारा, दूसरा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर क्षेत्रफल की गणना द्वारा, तीसरा किसी आकृति में आने वाले इकाई वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल की गणना द्वारा, चौथा अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्रों का स्पष्ट करके। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, किसी आकृति में आने वाले इकाई वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल की गणना द्वारा। 118 नंबर पर जो क्वेश्चन है, कक्षा 4 के छात्रों को यह स्पष्ट करने के लिए कि शेषफल सदैव भाजक से कम होता है के लिए उपयुक्त विधि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पहला, छात्रों को मौखिक रूप से कई बार स्पष्ट किया जाए। दूसरा, भाग के प्रश्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर स्पष्ट करेंगे। तीसरा, कंचों, गेंदों, पेंसिलों आदि वस्तुओं का भाजक के अनुसार समूहीकरण कर स्पष्ट करेंगे। चौथा, भाग के प्रश्नों को बार बार हल कर स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, कंचों, गेंदों, पेंसिलों आदि वस्तुओं को भाजक के अनुसार समीकरण कर स्पष्ट करेंगे। 119 नंबर पर जो क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त रणनीति जिसका उपयोग धनराशि के योग को कुशलता से आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। पहला, भूमिका निर्वाह, दूसरा बहुत सारे सवाल हल करना, तीसरा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी और चौथा प्रतिरूपों का प्रयोग। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी।
दोस्तों गणित का आखिरी प्रश्न होगा और टोटल 120 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नांकित में से आगमन विधि का सही क्रम चुनिए। पहला सामान्यीकरण, दूसरा अवलोकन, तीसरा उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, चौथा परीक्षण एवं जांच। तो दोस्तों इनमें जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प दिया गया है, तो इनमें आगमन विधि का जो सबसे सही क्रम होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात पहला, तीसरा, दूसरा और फिर चौथा। तो दोस्तों इस प्रकार से गणित के बेहद ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न समाप्त हुए। तो दोस्तों अब तक इस वीडियो में टोटल आपके 4 पार्ट मिला करके 120 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, जो कि होगा आखिरी और 5वां पार्ट, जो कि है आपका पर्यावरण अध्ययन का। 121 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्न में रबी की फसलें हैं। पहला धान चना, दूसरा गेहूं मक्का, तीसरा मक्का धान, चौथा चना गेहूं। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा। चना और गेहूं जो है ये आपके रबी की फसलें हैं। 122 नंबर पर जो प्रश्न है, पौधों का वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है पहला श्वसन की क्रिया, दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, तीसरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और चौथा ये सभी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। 123 नंबर पर जो प्रश्न है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। पहला जल संरक्षण, दूसरा सामुदायिक वानिकी, तीसरा वनों के संरक्षण और चौथा सौर ऊर्जा। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात जल संरक्षण के लिए तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 124 नंबर पर जो प्रश्न है, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा मीथेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। 125 नंबर पर जो क्वेश्चन है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित ग्रह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। पहला ओजोन, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथा मीथेन। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात मीथेन। तो 26 नंबर पर जो क्वेश्चन है, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम है। पहला वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, दूसरा जल चक्रण पर प्रभाव, तीसरा मृदा अपरदन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो विकल्प दिया गया है, इन चारों विकल्पों में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों जो विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट है। 127 नंबर पर जो क्वेश्चन है, नदी मुहानों के लक्षण है। पहला ताजा एवं खारा जल, दूसरा समृद्ध जैव विविधता, तीसरा अधिक उत्पादकता और चौथा ये सभी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात ये सभी। 128 नंबर पर जो क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। पहला पारिस्थितिकी संतुलन, दूसरा जैव सांद्रण, तीसरा खाद्य स्तर और चौथा जैव अपघटन। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात जैव सांद्रण। 129 नंबर पर जो क्वेश्चन है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। पहला बाघों के लिए, दूसरा हाथियों के लिए, तीसरा पक्षियों के लिए और चौथा कस्तूरी मृग के लिए। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात कस्तूरी मृग के लिए केदारनाथ अभ्यारण्य को जाना जाता है। 130 नंबर पर जो क्वेश्चन है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। पहला दोमट, दूसरा बलुई, तीसरा चिकनी और चौथा बारीक बालू। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात चिकनी मिट्टी में जो है वो आपका जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। 131 नंबर पर जो क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पहला प्रोफेसर बिरबल साहनी को, दूसरा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, तीसरा प्रोफेसर MOP आयंगर को और चौथा डॉक्टर B कुरियन को। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 132 नंबर पर जो क्वेश्चन है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। पहला आर्कटिक टर्न, दूसरा हमिंग बर्ड, तीसरा अल्बेट्रास, चौथा पेंगुइन। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात बर्फ पर अंडे देने वाला जो पक्षी होता है वो आपका पेंगुइन होता है। 133 नंबर पर जो क्वेश्चन है, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। पहला टुंड्रा, दूसरा सवाना, तीसरा टैगा और चौथा स्टेपीज। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात टुंड्रा को कहते हैं आर्टिक मरुस्थल। 134 नंबर पर जो क्वेश्चन है, मिजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। पहला उभयचर जीवों का, दूसरा सरीसृप जीवों का, तीसरा पक्षियों का और चौथा स्तनधारी जीवों का। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात सरीसृप जीवों का। 135 नंबर पर जो क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। पहला भूस्खलन से, दूसरा भूकंप, तीसरा नाभिकीय दुर्घटना और चौथा अम्लीय वर्षा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात नाभिकीय दुर्घटना से।
136 नंबर पर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? पहला अनुच्छेद 42, दूसरा अनुच्छेद 48A, तीसरा अनुच्छेद 51A और चौथा अनुच्छेद 20। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 51A। 137 नंबर पर जो प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? पहला चाय, दूसरा रबड़, तीसरा शहतूत और चौथा ये सभी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से सही हो जाएगा, अर्थात ये सभी। 138 नंबर पर जो क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? पहला समताप मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, समताप मंडल। 139 नंबर पर जो प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पहला पारंपरिक नवीनीकृत, दूसरा अपारंपरिक अनवीनीकृत, तीसरा अपारंपरिक नवीनीकृत और चौथा पारंपरिक अनवीनीकृत। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अपारंपरिक और नवीनीकृत। 140 नंबर पर जो प्रश्न है, जल चक्र को नियंत्रित करता है? पहला घास स्थल, दूसरा वन, तीसरा प्लवक और चौथा ऊपरी रोही। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, वन, अर्थात जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है? वन। 141 नंबर पर जो क्वेश्चन है, खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है? पहला नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हों, दूसरा नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही हों, तीसरा दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हों और चौथा दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही हैं। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हों। 142 नंबर पर जो क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं? पहला संज्ञानात्मक आय उपयुक्त पाठ्यक्रम, दूसरा अनुकूलन तथा धमकी रहित परिवेश, तीसरा स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी। 143 नंबर पर जो क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है? पहला पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, दूसरा अभिव्यक्ति व्याख्या और वर्गीकरण, तीसरा पूछताछ विश्लेषण और प्रयोग और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो भी आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी। 144 नंबर पर जो क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? पहला, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, दूसरा यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, तीसरा यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, चौथा यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। 145 नंबर पर जो क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? पहला, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, दूसरा विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, तीसरा पर्यावरण को खोजने जानने के अवसर प्रदान करना, चौथा अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। यह जो है ये आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 146 नंबर पर जो क्वेश्चन है, पेड़ों की कटाई घटाती है? पहला वर्षा, दूसरा मृदा अपरदन, तीसरा भूस्खलन और चौथा ये सभी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात पेड़ों की कटाई जो घटाती है वो क्या घटाती है? आपका वर्षा घटा देती है। 147 नंबर पर जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि पहला यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, दूसरा यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, तीसरा इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, चौथा उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। 148 नंबर पर जो प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? पहला पिंडारी ग्लेशियर, दूसरा संतोपंत ग्लेशियर, तीसरा चौराबाड़ी झील, चौथा गंगोत्री ग्लेशियर। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। 149 नंबर पर जो प्रश्न है, मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है? पहला समुद्र में बिखरे तेल का, दूसरा वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, तीसरा औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का, चौथा मनुष्य के कार्बनिक व्यर्थ को पीने के पानी में छोड़ने का। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का।
दोस्तों 150 नंबर पर इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं A, B, C और D, और ये आपका सूची 2 है जिसमें कि आपका 1974, 1986, 1972 और 1980 रखा गया है। A, B, C, D में आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। तो दोस्तों इसको देखने के बाद से आपका ये कूट दिया गया है और इस कूट में आपका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात A का 2 हो जाएगा, B का तीसरा हो जाएगा, C का चौथा हो जाएगा और D का पहला हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा आपका यूपी टेट 20 के लिए। और दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले हर बार की तरह मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।